हेलो एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स फॉर यू। बहुत टाइम के बाद आज हम फिर से इस वीडियो में मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नए और इंटरेस्टिंग यूनिट से शुरुआत की जाए, जो कि है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सिंस ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, तो और टाइम ना वेस्ट किए हुए सीधे चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट यानी कि मार्केट की डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्म्स तो हम बाद में देखेंगे, पहले सबसे पहला सवाल ये है कि मार्केट क्या चीज है। व्हाट इज मार्केट अकॉर्डिंग टू यू? अगर आप सोचोगे अपने दिमाग में, जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल कि व्हाट इज मार्केट, आप किसे मार्केट कहेंगे? बहुत सारे लोग आप में से एकदम ये दिमाग में आएगा आपके कि हाँ, हम बाजार जाते हैं चीजें खरीदने के लिए, तो दैट इज अ मार्केट। राइट, यू आर राइट, मार्केट वो भी है। आप मॉल जाते हैं, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हैं, तो वहां पे भी मार्केट है। एब्सोल्युटली। बट अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखें, तो दैट इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर द मार्केट इज। मार्केट वो हर जगह है, वो हर प्लेस है, वो हर मीडियम है जिससे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं और कमोडिटीज जो है वो एक्सचेंज हो रही हैं। तो एनी प्लेस और एनी मीडियम थ्रू विच buyers and sellers interact to sell and buy the goods or commodities or even services is called a market. So I hope, I'm sure तो you people are clear with it कि मार्केट के लिए बेसिक क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि फिजिकल कोई आपको जगह होनी चाहिए जो मार्केट कहलाएगी। आप लोग ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए किसी मार्केट में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन दैट इज अ मार्केट। मार्केट थ्रू टेलीकम्युनिकेशन इज अ मार्केट। आप कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और आप कुछ खरीद रहे हैं, दैट इज अ मार्केट एज वेल। तो मार्केट प्लेस करने के लिए व्हाट इज नेसेसरी? इंटरैक्शन इज नेसेसरी। इंटरैक्शन किसके बिटवीन? इंटरैक्शन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। And not just the interaction between the buyers and sellers to buy and sell the goods successfully after paying the price or amount of the goods or services. ठीक है, तो मार्केट के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? इंटरैक्शन होना चाहिए, इंटरैक्शन होना चाहिए, और दूसरी बात एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बायर है तो वो पेमेंट करके गुड्स लेगा, और अगर सेलर है तो वो गुड्स देकर पेमेंट लेगा। तो हो गया ना एक्सचेंज। एक इंटरैक्शन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए। Two things which are necessary for market, and as I already told you, market is not necessarily a place, but market is where there is an interaction between buyers and sellers and exchange of goods happen. Okay, अब दूसरी बात क्या आ गई? फॉर्म्स ऑफ मार्केट की। मार्केट की जो है कितनी फॉर्म्स होती हैं? तो बेसिकली अगर हम मार्केट्स की फॉर्म देखें अगर, तो दो मेन टाइप ऑफ मार्केट जो है वो होती है। पहली होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंडर जो मार्केट आती है, और दूसरी है हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसके अंडर मोनोपोली आ जाता है, ओलिगोपोली आ जाता है। ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी आ जाता है। ये तीनों किस में आ जाती हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन में आ जाती है। इम्परफेक्ट कंपटीशन। इस सारे के सारे चैप्टर में हमें बस यही देखना है कि परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या होता है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन की जो तीन मार्केट टाइप्स हैं उनको हमने पढ़ना है, जो कि है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। Today we will cover perfect competition and monopoly. In the next lecture, we will cover the
monopolistic and oligopoly, and hence complete the unit. Let's begin with perfect competition. तो perfect competition market जो है वो कौन सी है? Perfect competition is a market situation, ध्यान से सुनना, क्योंकि perfect, not only perfect competition, but this entire chapter it is very very important for you. आप graduation में जाओ, post graduation में जाओ, आप PhD में जाओ, या even real life में भी, to understand this is very necessary, because this is very very basic जो आपको हर जगह आने वाला है, हर जगह आने वाला है. So please listen to it carefully. परफेक्ट कंपटीशन के जो मेन फीचर्स हैं, दे आर, परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहता है? परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर large number of buyers and sellers. Remember, large number of buyers and sellers, not just buyers or not just sellers, both. तो क्या रहता है? सबसे पहले large number of buyers and sellers. फर्स्ट फीचर क्या है परफेक्ट कंपटीशन का? कि यहाँ पे बायर्स भी जो है वो काफी लार्ज नंबर रहता है, और सेलर्स भी जो है वो काफी लार्ज रहते हैं. ये इतने लार्ज रहते हैं, these buyers and sellers, number of these buyers and sellers is such long that no individual can affect the market. किसी भी इंडिविजुअल बायर या सेलर का इतना शेयर नहीं होता मार्केट में कि वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके. तो इसलिए जो है हमारा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का जो है इसको समझना इम्पोर्टेंट भी है, और ये फीचर भी इसका इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसी वजह से यहाँ पे मार्केट जो है वो कोई भी इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं कर सकता, और यहाँ पे जो भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड या आउटपुट जो भी डिटरमाइन होती है वो मार्केट फोर्सेस के मैकेनिज्म से होती है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम पे होती है. ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि homogeneous product are sold in the market. ठीक है, homogeneous products. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस मार्केट में जो भी प्रोडक्ट सोल्ड होते हैं वो सब के सब क्या रहते हैं? सिमिलर रहते हैं, सेम रहते हैं, होमोजीनियस होते हैं वो नेचर में. तो जब सेम रहेंगे तो कोई जो है उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी कि वो अपना प्राइस ज्यादा कर सके या कम कर सके, है ना. आप बाजार में जाओगे, आपको 10-15 दुकानें दिखेंगी जहां आपको बनाना लेना है या एप्पल्स खरीदने हैं, तो 10-15 आपको शॉप्स दिखेंगी, है ना, या वेंडर्स दिखेंगे आपको. तो अब अगर उनका प्राइस सेम होगा तो ठीक है, तो जितने भी लोग आ जा रहे हैं वो कहीं से भी लेंगे, जो भी डिमांड है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी. लेकिन अगर एक इंसान जो है वो लोअर प्राइस पे दे रहा है तो सारे लोग उसके पास आएंगे, रिजल्टेंट क्या होगा? बाकी लोग भी अपना प्राइस लोअर करेंगे, राइट. तो उस वजह से फिर सबका लॉस ही होना है, राइट. उसी तरीके से अगर एक इंसान प्राइस राइज कर रहा है, बाकी सब अपना प्राइस उतना ही रखेंगे, तो जो ज्यादा प्राइस दे रहा है क्या उससे लेगा? कोई कोई नहीं लेगा. चीज तो सेम चाहिए आपको, तो उसका क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा. तो इसलिए होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है इस मार्केट का एक फीचर है. इसी वजह से क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं उनके पास कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं रहती है, उनके प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं, इसके लिए उनको अपने प्राइसेस भी जो है वो सिमिलर रखने पड़ते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट रहते हैं. उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होती है. नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. अच्छा, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती तो क्या होता? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती तो अलग अलग जगह पे प्राइसेस अलग हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे होता नहीं है. सिंस होमोजेनियस प्रोडक्ट रहते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट होने की वजह से उनको प्राइस सेम रखने होते हैं, और ये भी इवन एक फीचर है कि प्राइसेस आर सेम, प्राइसेस आर सिमिलर. अब अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी तो प्राइसेस डिफरेंट हो जाएंगे, तो जो इसका एक फीचर है वो उससे कॉन्ट्रडिक्ट हो गया. तो प्राइसेस भी हमारे सिमिलर रहेंगे. एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है?
free entry and exit. Free entry and exit of फर्म्स। तो जो भी फर्म्स है उनकी एंट्री और एग्जिट भी क्या रहती है, फ्री रहती है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है एंट्री पे, ना ही रेस्ट्रिक्शन होती है एग्जिट पे। अच्छा, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही फर्म अर्न कर सकती है, ठीक है। उससे ज्यादा प्रॉफिट्स भी अर्न नहीं होंगे और लॉसेस भी जो है वो नहीं होंगे। किस तरीके से, जरा सुनना। देखो, से अगर कोई भी मार्केट है, ठीक है, किसी भी चीज को आप ले लो, मे बी लेदर मार्केट ले लेते हैं अगर हम, तो लेदर की अगर कोई मार्केट है जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट बन रहे हैं, सेम लेदर की चीजें बन रही हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइसेस किसी वजह से राइज होने लग गए हैं, ठीक है, डिमांड ज्यादा आ रही है या वॉट एवर, प्राइसेस जो है वो राइज होने लग गए हैं। तो हमें पता है कि प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी चीज में प्राइस जो है वो राइज हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, मोर अट्रैक्टिव हो जाता है प्रोड्यूसर्स के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा पे ऑफ मिल रहा है तो ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे न्यू एंट्री होंगी, ठीक है। न्यू एंट्री जैसे जैसे होती जाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो डिमांड है वो प्रॉपर मेट हो जाएगी, और डिमांड सप्लाई के मैकेनिज्म से क्या होगा, प्राइस वापस से कम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो या प्राइस जो है वो ज्यादा हो रहे हो, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मोर एंड मोर फर्म्स जो है दे विल एंटर एंड हेंस दे विल ब्रिंग बैक द प्रॉफिट टू सुपर नॉर्मल सिचुएशन, जहां पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा भी ना हो और एकदम लॉस भी ना हो। सेम गोज फॉर एग्जिट। अब अगर कहीं पे प्राइसेस फॉल कर रहे हैं यानी कि लॉस हो रहा है, तो उस केस में क्या है, फर्म्स जो है वो एग्जिट करने लगेंगी मार्केट से, क्योंकि उनको जो अब प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है प्रोड्यूस करना। उस केस में क्या होगा कि सप्लाई यहाँ पे कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा, एकदम से प्राइसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो वो जो उनको लॉस हो रहा था लेफ्ट ओवर फॉर्म्स को, वो वापस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इंश्योर करती है कि यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही जो है वो हमेशा रहे इंडस्ट्री में और वी कैन से मार्केट में। देन देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी। Perfect mobility of factors of production। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनको हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन में, उनको फ्री, मतलब एकदम वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर, या एक किसी से दूसरे के पास। उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही इनपुट यूज होगा, यहाँ पे इतना ही इनपुट यूज होगा। तो परफेक्ट मोबिलिटी है, वो मोबाइल है, परफेक्टली मोबाइल है, अपने हिसाब से उनकी मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स कर सकते हैं। तो ये मेन फीचर्स थे किसके, परफेक्ट कंपटीशन का। हेंस अब हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन where there are large number of buyers and sellers selling homogeneous products with large number of it selling homogeneous products with no transportation costs, and there is always a free entry and exit of firms। तो ये क्या है, हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। अब इससे क्या है, दो जो चीजें हैं बाहर निकल कर आती हैं। वो दो चीजें ये हैं कि एक तो परफेक्ट कंपटीशन में जो भी फर्म्स होंगी वो हमेशा क्या रहेंगी, प्राइस टेकर रहेंगी, ना कि प्राइस मेकर रहेंगी। टेकर और मेकर, व्हाट आई मीन टू से इज, प्राइस टेकर की उनको वही प्राइस जो है वो लेकर चलना पड़ेगा जो मार्केट जो है डिटरमाइन कर रही है। अपनी मर्जी से वो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस तो सेम है पूरी की पूरी मार्केट में। अनदर फीचर इज दैट देयर इज अ परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज रहती है, परफेक्ट नॉलेज बिटवीन buyers and sellers।
तो बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या है, एक परफेक्ट नॉलेज रहती है। परफेक्ट नॉलेज किसको लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को लेके एक परफेक्ट नॉलेज रहती है, पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है। उस वजह से भी क्या है कि कोई प्राइस अगर ज्यादा करेगा तो उनको परफेक्ट नॉलेज है ऑलरेडी कि प्राइस कितना है, तो उसकी डिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, है ना। तो हम क्या कह रहे थे कि इसकी वजह से परफेक्ट कंपटीशन से हम दो बातें निकल कर आती हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो क्या रहती है, वो प्राइस टेकर रहती है, ना कि प्राइस मेकर होती है। यानी कि जो भी मार्केट मैकेनिज्म से प्राइस सेट होता है उसको वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर वो उस प्राइस से यहाँ वहां होगा तो उस फर्म को नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो भी फर्म होती है उसका जो प्राइस होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है। एक बात हमने कही कि यहाँ पे क्या रहता है कि द फर्म इज अ प्राइस टेकर। दूसरा पॉइंट क्या है, एक तो फर्म क्या रहती है, प्राइस टेकर रहती है, और दूसरी चीज क्या है कि प्राइस इज परफेक्टली इलास्टिक। थोड़ा सा भी अगर चेंज होगा प्राइस में तो डिमांड में बहुत चेंज जो है वो आ सकता है, कंप्लीटली खत्म भी हो सकती है डिमांड, मतलब काफी ज्यादा जो है वो चेंजेस जो है वो आ जाएंगे थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होने की वजह से। ऑलराइट, तो ये जो दो चीजें निकल कर आती है परफेक्ट कंपटीशन से। नेक्स्ट हम आज जो करेंगे वो है मोनोपोली। मोनोपोली जो है, नाम से हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मोनोपोली। मोनो मीन्स सिंगल, तो अगर सिंगल है तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंगल सेलर होगा। सिंगल सेलर, मोनो क्या है, सिंगल सेलर। तो monopoly is a market situation where there is only one seller and a large number of buyers, ठीक है। तो पहला फीचर क्या आ गया, only one seller and large number of buyers। फर्स्ट फीचर, एक ही सेलर होगा और खरीदने वाले बहुत होंगे। जैसे कि हम आज तक जो है चला आ रहा था, इंडिया के केस में अगर हम देखें तो इंडियन रेलवेज किसकी मोनोपोली थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोनोपोली थी। क्या हम में से कोई भी जो है, कोई भी प्राइवेट फर्म अपनी मर्जी से रेलवे ट्रैक बिछा सकती है और अपनी ही जो है ट्रेन बनाकर उस पे जो है उसको मूव करवा सकती है? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि किसी के पास रिसोर्सेज नहीं थे, किसी के पास कैपिटल नहीं थी उसको बनाने के लिए, बट सिंस इट इज अ गवर्नमेंट मोनोपोली, गवर्नमेंट के बिना जो है उसको कोई भी रन या एडमिनिस्टर नहीं कर सकता है। उसी तरीके से अगर कोई भी ऐसी चीज है जो एक बंदे तक ही लिमिटेड है, मे बी कोई ऐसी बहुत अनोखी चीज है जो सिर्फ उसी इंसान की प्रॉपर्टी के अंडर आती है, तो वहां पे उसी की मोनोपोली होगी। तो मोनोपोली होने की वजह से मार्केट सिचुएशंस जो है वो चेंज हो जाती है। ओनली वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द गुड, ठीक है। जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। हमें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं। सब्सटीट्यूट्स वो होते हैं जिनको हम अगर एक चीज अवेलेबल ना हो तो हम दूसरे को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। अगर क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है तो जो बायर है उसकी मजबूरी है, अगर उसको लेना है तो वो मोनोपोलिस्ट से ही लेगा, इसी एक इंसान से लेगा। वो जितना प्राइस सेट करेगा उसी प्राइस पे उसको लेना पड़ेगा। अच्छा, इसी के साथ क्या है, एक और जो है वो इसका फीचर आ जाता है कि यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन,
Price discrimination is the ability of a seller to charge different prices from different buyers. अलग अलग लोगों से जब वो अलग अलग प्राइस लेगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी। वो उसकी अपनी मर्जी है, वो जिस मर्जी बेसिस पे ले, कोई छोटा है तो उसको वो कम चार्ज कर रहा है, कोई बुजुर्ग है अगर तो वो उससे कम चार्ज कर रहा है, या वो अगर किसी का जो है सोशल स्टेटस देखकर, जो है फाइनेंशियल स्टेटस देखकर अगर किसी को वो डिफरेंटली चार्ज कर रहा है, दैट इज अप टू द मोनोपोलिस्ट, या फिर पर्सनल रिलेशंस की वजह से भी। तो वो टोटली किस पे है, मोनोपोलिस्ट पे है। वो जिस तरीके से मर्जी, जिस मर्जी बायर से जो मर्जी प्राइस चार्ज करे अगर उनको चाहिए होगा, तो सिंस एक ही इंसान है उसको सेल करने वाला, तो बायर की मजबूरी रहेगी कि वो किसी भी प्राइस पे उसको बाय करेगा ही करेगा। एक और जो जरूरी बात है वो क्या है कि देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री, restriction on entry। परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट रहता है, जो मर्जी चाहे वो मार्केट में आ सकता है, जो मर्जी चाहे वो जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं होता है, सिंस मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोली है उसके पास, तो वहां पे जो है कोई भी ऐसे ही एंट्री नहीं कर सकता है, कोई भी फर्म। जैसे अगेन कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल ऑफ रेलवेज, रेलवेज जो है अगर वो इंडियन गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो कोई भी अंबानी हो, अडानी हो, जो भी हो, जितना भी पावरफुल या जितना भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इंसान हो, जितनी भी एसेट्स कैपिटल उसके पास हो, बट सिंस वो गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो दे आर नॉट अलाउड कि वो उस मार्केट में आकर ऑपरेट करें। तो यहाँ पे क्या रहती है, रेस्ट्रिक्शन रहती है एंट्री पे। ओके और एक और जो चीज है जो हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस भी कर चुके हैं, वो क्या है कि यहाँ पे फुल प्राइस कंट्रोल रहता है, फुल प्राइस कंट्रोल। मोनोपोलिस्ट अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करता है, वो चाहे तो ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकता है, वो चाहे तो कम प्राइस भी चार्ज कर सकता है। सिंस उसको पता है कि वो एक ही इंसान है जिससे वो चीज जो भी बायर्स को चाहिए वो उसी से मिल रही है, तो वो जितना भी प्राइस सेट करेगा, बायर्स को लेना है तो वो उसी से लेंगे। उस वजह से क्या होता है कि मोनोपोली में जो भी सेलर होता है, मोनोपोलिस्ट होता है, उसके पास फुल प्राइस कंट्रोल रहता है। तो ये थे मेन फीचर्स किसके, मोनोपोली के। और आज हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। कल जो हम पढ़ेंगे वो बाकी जो दो लेफ्ट ओवर मार्केट्स हैं, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, उसको खत्म करेंगे। और जो कुछ थोड़ी थोड़ी अगर इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं बचेंगी, वो भी हम उसी के साथ डिस्कस करके इस यूनिट को करेंगे फिनिश, ताकि जल्दी से जल्दी हम नेक्स्ट यूनिट पे पहुंच सके और अपना सिलेबस जो है वो खत्म कर सके। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एटलीस्ट दिसंबर के मिड या खत्म तक, एटलीस्ट दिसंबर के एंडिंग तक ही सही, आपका सिलेबस जो है वो फुल खत्म हो जाए, ताकि जनवरी फरवरी 2 महीने एटलीस्ट जो है आप खुद बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर कर पाए और आप अपने एग्जाम्स अच्छे से दे सकें। विद दिस आज का लेक्चर जो है मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।